हेलो एंड वेलकम बैक। और काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद, लगभग 10 दिनों के बाद, जब से गणपति स्थापना और उसके विसर्जन तक ये बीच का अंतराल मैं नहीं आ पाया। और वो एक वजह थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया, बप्पा। एनीवे, तो ये आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। मैं संक्षेप में उसके बारे में बात करूंगा। मसला पीएमएलए से जुड़ा है और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। 17 सितंबर को ये जजमेंट आया है और काफ़ी बेहतरीन जजमेंट है। जजमेंट का सारांश अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि अगर कोई ऑफेंस है वो किसी फॉरेन कंट्री में अगर किया गया है, मतलब जो भी अक्यूज्ड है, पीएमएलए में ईसीआईआर होता है, तो अगर इस तरह से कोई अक्यूज्ड है या नेम्ड अक्यूज्ड है जिसके खिलाफ ये पीएमएलए का मामला अगर चलता है या चलाया जाता है या कॉग्निजेंस लिया जाता है, तो उसमें मूलभूत अगर ये होगा कि पूरा का पूरा ऑफेंस, ये अगर ये डिफेंस होगा कि पूरा का पूरा ऑफेंस जो है वो फॉरेन सॉइल पे हुआ है, तो क्या पीएमएलए प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू की जा सकती है? तो वो की जा सकती है प्रोवाइडेड ये दो चीज़ें जो है वो सेटिस्फाई हो। दिल्ली हाई कोर्ट का अपना ये जजमेंट है। ऑफेंस committed in a foreign country can be treated as a predicted offense under PMLA when the proceeds of the crime travels to India। यानी कि अगर आपने ऐसा कोई ऑफेंस जो हिंदुस्तान की सॉइल पे नहीं है या कि हिंदुस्तान के ज्यूरिसडिक्शन में आपने कमिट नहीं किया है, वो फॉरेन सॉइल पे कमिट हुआ है, लेकिन उस कमिटेड ऑफेंस का अगर कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है वो ट्रैवल बैक करके हिंदुस्तान की टेरिटरी में आता है, इंडिया की टेरिटरी में आता है, भारत की टेरिटरी में आता है, तो पीएमएलए का केस बनेगा। ये सारांश है। तो जस्टिस विकास महाजन का ये जजमेंट है। उनका जो पीएमएलए का कानून है, खास करके पार्ट सी जो है वो शेड्यूल ऑफेंसेस का जो क्राइटेरिया होता है उसके बारे में है। इफ एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन अ फॉरेन कंट्री अंडर द लॉज ऑफ दैट कंट्री, the same can be treated as predicted offense provided such offense corresponds to any of the offenses specified under Part C of the PMLA, and it has cross-border implications in the sense that proceeds of such crime has traveled to India। जब ये इसके ऊपर जिरा हो रही थी तो कंसर्न बेंच का जो अपना व्यू है, उन्होंने जो डेफिनेशन क्लॉज है करस्पॉन्डिंग लॉ जो 2013 के अमेंडमेंट के तहत लाया गया, उसमें क्लियरली ये है कि करस्पॉन्डिंग लॉ वुड मीन द लॉ ऑफ एनी फॉरेन कंट्री डीलिंग विद द ऑफेंसेस ऑफ दैट कंट्री विच करस्पॉन्ड्स टू द शेड्यूल ऑफेंसेस। यानी कि जो पार्ट सी का जो शेड्यूल ऑफेंसेस है उसमें वो लिस्ट है कौन सी ऑफेंसेस जो है वो शेड्यूल ऑफेंसेस होंगी करके। तो उसमें अगर करस्पॉन्डिंग लॉ का अगर मीनिंग का इंटरप्रिटेशन निकालना है, डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन निकालना है, तो वो उस देश के करस्पॉन्डिंग लॉ को इंक्लूड किया जाएगा जिसमें वो ऑफेंस उस करस्पॉन्डिंग शेड्यूल में बैठता है। और जो दूसरा है कि एक्सप्रेशन एरिया, यानी कि एरिया का मायने क्या होगा, मतलब क्या होगा सबसेक्शन 2 सेक्शन 2 पीएमएलए एक्ट के अंदर, तो उसका मायने जो है उसमें वो इंक्लूसिव मायने रहेगा, यानी कि कोई भी फॉरेन कंट्री को उसमें इंक्लूड करके लिया जाएगा। उसका वही मतलब होता है, उसका
ये मतलब नहीं होगा कि सिर्फ हिंदुस्तान की टेरिटरी का कोई एरिया मतलब वो कोई भी एरिया इंक्लूडिंग द टेरिटरी of foreign countries where the offense has been committed and that proceeds of the crime एज पर जो शेड्यूल सी का जो ऑफेंस है उसके हिसाब से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है वो हिंदुस्तान में ट्रैवल बैक करती है। तो ऐसे में पीएमएलए का कानून जो है वो बिल्कुल उसके बारे में कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। तो उन्होंने जो एरिया का जो है इंटरप्रिटेशन लिया, द इफेक्ट ऑफ द सेड सबसेक्शन is that it creates a deeming fiction wherein the corresponding law of any foreign country dealing with the offences in that country will have to be read into the schedule of PMLA। तो उनका जो क्लैरिटी है ओपिनियन का कि अगर तो फॉरेन कंट्री में कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस होता है या ओमिशन ऑफ ऑफेंस होता है और जो कि पीएमएलए कानून के शेड्यूल सी के हिसाब से है, उसमें बैठता है उस शेड्यूल सी में, और उस शेड्यूल सी के ऑफेंसेस जो या सिमिलर नेचर के ऑफेंसेस जो कमिट किए हैं उसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अगर हिंदुस्तान की टेरिटरी में आता है या लाया जाता है तो पीएमएलए का कानून उसके ऊपर बैठेगा और उसके अंदर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, कॉग्निजेंस होना चाहिए, वो बिल्कुल लिया जा सकता है। तो predicted offences under the corresponding law of foreign country can only be tried as per procedure in force in that foreign country and section 44(1) subsection C of the act will have no implication in such situation। तो ये पूरा मसला है। अब इसमें जो इशू था वो मतलब फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ था। ईडी को एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रिक्वेस्ट आई थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से। इट वाज अलेज दैट द मोराल एंड इंडियन नेशनल, जो भी नाम है इनका, हैड कमिटेड द मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस अंडर द यूएस कोड। अ विक्टिम इन द यूएस हैज रिपोर्टेड दैट इन अगस्त 2022 cryptocurrencies worth approximately $527,615.45 has been fraudulently transferred from virtual currency address of his Ledger hardware wallet. It was found that both the addresses were linked to an account belonging to Moral. ED was satisfied that offences being investigated by the US authorities under their relevant laws corresponds to Section 75 of the Information Technology Act 2000 and Section 424 IPC। ये क्योंकि 2022 का ये इशू है, इसके लिए जो 1 जुलाई से जो नए क्रिमिनल लॉज एप्लीकेबल है उसके तहत में पुराने आईपीसी में ये 424 का केस विच फॉल्स अंडर द शेड्यूल सी ऑफ द पीएमएलए। तो ये मसला था, जस्टिस महाजन ने इसे कंक्लूड किया और इस तरह से फॉरेन सॉइल पे अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो ये जो पीएमएलए का केस है वो बनता है। ये मसला जो है ये बेल हियरिंग के दौरान इसके ऊपर जो है ओपिनियन ऑफ एक्सप्रेशन कंसर्न बेंच के द्वारा किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये बेहतरीन जजमेंट है, मेरे हिसाब से क्लियर जजमेंट है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात होती नहीं है और ये चैलेंज भी होगा सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता इसमें इंटरफेयर करेगा। वर्चुअली बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करने के बाद में बेल एप्लीकेशन का आउटकम क्या है, तो अगर मैं बता दूं, बेल एप्लीकेशन पिटिशनर्स हैव मेड केस फॉर ग्रांटिंग रेगुलर बेल, तो मतलब बेल इनको दे दी गई है सब्जेक्ट टू जो कंडीशंस जो होती है बेल ग्रांट करने की, जो कोर्ट ने लगाई है वो बेल ग्रांट हो चुकी है। लेकिन जो मेन इशू है क्या पीएमएलए के तहत कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, उसको आंसर पॉजिटिवली कोर्ट ने दिया है। बाकी जो धाराएं हैं 45 वगैरह जो है उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में मैंने दोबारा से कोई बात नहीं करनी है, वो वेल सेटल्ड है। तो ये जजमेंट जो भी पीएमएलए से जुड़े मसलों को अगर आप स्टडी करते हो या एज अ प्रोफेशनली डील करते हो या आपकी प्रैक्टिस है पीएमएलए में, जिनकी प्रैक्टिस है उनको तो पता ही होगा क्योंकि जो
एक्चुअल प्रैक्टिस में होते हैं पीएमएलए रिलेटेड मैटर्स का, वो डे टू डे इस तरह की जानकारी को अपने आप को स्वयं को अपडेट करते रहते हैं। तो मैंने कोई अलग से बताने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन जो ना भी करते हों, जो एक एज अ क्रिमिनल लॉ के स्टूडेंट हो या लॉ के स्टूडेंट हो या एकेडमिक्स इंटरेस्ट रखते हो या ये वाइट कॉलर क्राइम है, कमर्शियल क्राइम है, तो जानकारी रखना आवश्यक होती है आम जनता को भी। तो इस हिसाब से ये मैंने जानकारी लाने की कोशिश की है आप सभी के सामने, और इस लिहाज से ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो, और फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में, इसी तरह किसी न किसी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट या इम्पॉर्टेंट कानूनी मसले को लेकर, जो कि हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर जो भी कोर्ट्स है उनके द्वारा एक कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन या उनके द्वारा पारित किया गया हो। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और आप सभी स्वस्थ रहे, दुरुस्त रहे और मुझसे जुड़े रहे। इसी वादे के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ और इसी प्रार्थना के साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।